गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं दामोदर शर्मा डीपीएस कोरल लाडकानी यूट्यूब चैनल पर पुनः आपका स्वागत करता हूं। गत वीडियो में हमने भूगोल का अर्थ और उसकी परिभाषा को पढ़ा। अब हम भूगोल की जो शाखाएं हैं उन शाखाओं के बारे में अध्ययन करें। तो स्टूडेंट्स, आपको मालूम होना चाहिए कि भूगोल दो मुख्य शाखाओं में विभाजित है। दो मुख्य शाखाओं के बाद में उसको अनेक शाखाओं में भी बांटा गया है। तो सबसे पहले उसकी दो उप शाखाएं जो है, मुख्य शाखाएं हैं, वो है मानव भूगोल और दूसरी है भौतिक भूगोल। छात्रों, भौतिक भूगोल जो आप कक्षा 11 में भूगोल पढ़ेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी, वो भौतिक भूगोल है। और अगली कक्षा जो नेक्स्ट कक्षा होगी आपकी सीनियर की कक्षा, उसमें हम जो विषय पढ़ेंगे भूगोल का, वो होगा मानव भूगोल। अंतर समझिए, मानव भूगोल में मानवीय क्रियाकलापों के साथ भौतिक पर्यावरण का अध्ययन होता है। भौतिक पर्यावरण जो है उसके साथ मानवीय क्रियाकलाप निष्पादित होते हैं, वह मानव भूगोल है। भौतिक भूगोल में हम भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। भौतिक पर्यावरण में सभी कुछ शामिल है, जिसमें स्थल मंडल, जल मंडल, जीव मंडल, वायुमंडल और हमारी पृथ्वी का ऊपरी भाग, सतह। तो ये सभी भौतिक भूगोल का विषय है। और मानव भूगोल में हम भौतिक पर्यावरण के साथ मानवीय क्रियाकलाप, वहां हम जीवमंडल का अध्ययन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन, भौतिक पर्यावरण के साथ मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन मानव भूगोल कराता है। अब छात्रों, इनकी अगर मैं परिभाषा लिख के आपको दूं तो साधारण सिंपल परिभाषा है, पर्यावरण के साथ मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। पर्यावरण की जो भौतिक पर्यावरण है, उस भौतिक पर्यावरण के साथ मानवीय क्रियाकलाप, मानव क्या कौन कौन से क्रियाकलाप निष्पादित करता है, कहाँ रहता है, क्या खाता है, क्या पीता है, किस जगह पर निवास करता है, उसके सांस्कृतिक सामाजिक क्रियाकलाप क्या है, सभी मानवीय क्रियाकलाप है। तो उन मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन पर्यावरण के साथ होता है, उसे मानव भूगोल कहते हैं। और भौतिक भूगोल सीधा सीधा साधन समझिए, भौतिक पर्यावरण का अध्ययन भौतिक भूगोल कहलाता है। भौतिक पर्यावरण जो प्रकृति है, हमारी जो प्रकृति है वो भौतिक पर्यावरण है, उसका अध्ययन भौतिक भूगोल कहलाता है। अब इस मानव भूगोल का जन्म जर्मन वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया। लगभग 17वीं शताब्दी में इस पर जर्मन वैज्ञानिकों के द्वारा बहुत ही
अनुसंधान किए गए, कार्य किए गए, इनमें भी फ्रेडरिक रेडजेल नामक एक भूगोलवेत्ता थे। इन फ्रेडरिक रेडजेल नामक भूगोलवेत्ता ने फ्रेडरिक रेडजेल नामक भूगोलवेत्ता ने इस पर बहुत ज्यादा अनुसंधान किए, इसके विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसलिए मानव भूगोल के जन्मदाता के तौर पर इनको जाना जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि मानव भूगोल के जन्मदाता हैं फ्रेडरिक रेडजेल। ऐसे ही भौतिक भूगोल के विकास में रिचर्ड हार्ट्सॉ नामक एक भूगोलवेत्ता थे। इन रिचर्ड हार्ट्सॉ ने भौतिक भूगोल के विकास पर पर्याप्त बल दिया, अतः रिचर्ड हार्ट्सॉ को भौतिक भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। तो भूगोल की महत्वपूर्ण शाखाओं में मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। मानव भूगोल यानी पर्यावरण के साथ मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन मानव भूगोल है, और इसका जो जन्मदाता है, इसके जनक है फ्रेडरिक रेडजेल को माना जाता है। दूसरा भौतिक भूगोल जो भौतिक पर्यावरण का अध्ययन कहलाता है, और इसके जो जन्मदाता है, जनक है, वो है रिचर्ड हार्ट्सॉ। तो छात्रों, इन दो शाखाओं का अध्ययन हम हमारी दो जो कक्षाएं होंगी, एक 11वीं जिसमें हम भौतिक भूगोल का अध्ययन करेंगे, और दूसरी 12वीं जिसमें हम मानव भूगोल का अध्ययन करेंगे। अब इनकी भी कुछ शाखाएं हैं, उप शाखाएं हैं। इन उप शाखाओं का अध्ययन हम करते हैं। मानव भूगोल की जो मुख्य उप शाखाएं हैं, इनमें सांस्कृतिक भूगोल, यानी मानव समाज की जो संस्कृति है उसके बारे में विस्तृत जानकारी अगर हम किसी भूगोल में करते हैं तो उसे हम सांस्कृतिक भूगोल कहते हैं। जनसंख्या भूगोल, मानवीय जनसंख्या के जितने भी जो आंकड़े हैं उनका अध्ययन जनसंख्या भूगोल में किया जाता है। जीव जंतुओं के बारे में जीव भूगोल, मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन राजनीतिक भूगोल में, मनुष्य के रहन सहन का जो अधिवास है, कहाँ किस प्रकार के अधिवासों में रहता है, उसको अधिवास भूगोल के तौर पर जाना जाता है। ये अधिवास भूगोल दो प्रकार की होती है, एक ग्रामीण अधिवास और दूसरी नगरीय अधिवास। इसके अलावा मानव के आर्थिक क्रियाकलापों के लिए आर्थिक भूगोल, एक नया भूगोल प्रारंभ हुआ है 1970 के दशक में, व्यवहारवादी भूगोल, कल्याण का भूगोल, जिसे आप कल्याणवादी भूगोल भी कह सकते हैं। सामाजिक भूगोल,
इस प्रकार से मानव भूगोल की कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, उपशाखाएं सॉरी, जिनमें हम मानव भूगोल की जो क्रियाकलाप हैं उन क्रियाकलापों का स्वतंत्र अध्ययन करते हैं। यानी सांस्कृतिक रूप से मानव किस प्रकार से निवास करता है, जनसंख्या के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार जीव, राजनीतिक, अधिवास, आर्थिक, व्यवहारवाद, कल्याणवाद, सामाजिक, ये सभी मानव भूगोल के उपशाखाएं हैं जिनके द्वारा मानव के विभिन्न क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। अब हमारा जो भौतिक भूगोल है उसकी भी कुछ उपशाखाएं हैं, जैसे सामुद्रिक भूगोल या सामुद्रिक विज्ञान भी आप कह सकते हैं, क्योंकि भूगोल एक विज्ञान है। वनस्पति विज्ञान या भूगोल, सामुद्रिक वनस्पतिक खगोल विज्ञान या खगोल भूगोल, जल विज्ञान, जलवायु विज्ञान, GIS और GPS तकनीक, तकनीकी भूगोल आदि। तो ये सभी भौतिक भूगोल की महत्वपूर्ण शाखाएं हैं जिसमें हम भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। यानी भौतिक जितनी भी जो तथ्य हैं उनका अध्ययन हम अगर स्वतंत्र रूप से करते हैं तो वो भौतिक भूगोल की एक स्वतंत्र शाखा हो जाती है। इस प्रकार मानव भूगोल और भौतिक भूगोल की कुछ उपशाखाएं हैं जिनका हम स्वतंत्र अध्ययन करते हैं। छात्रों, अपना अगला टॉपिक है भूगोल के उपागम। भूगोल के उपागम से मतलब है भूगोल के अध्ययन के तरीके, भूगोल को हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। छात्रों, वैसे तो बहुत से उपागम चलते हैं भूगोल के लिए, लेकिन हमारे जो सब्जेक्ट है, हमारा जो सिलेबस है उसमें हम दो महत्वपूर्ण उपागमों के बारे में अध्ययन करते हैं। पहला विषय वस्तुगत उपागम, जिसे क्रमबद्ध उपागम भी कहते हैं। और दूसरा है प्रादेशिक उपागम। चलिए समझिए विषय वस्तुगत और प्रादेशिक उपागम क्या है। विषय वस्तुगत उपागम में यानी हम भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं, भूगोल की किसी भी तथ्य को लेकर के, कोई भी एक तथ्य मान लीजिए वनस्पति है, तो वनस्पति का अध्ययन हम कर रहे हैं, तो वनस्पति का अध्ययन अगर हम विषय वस्तुगत उपागम के अंतर्गत करते हैं तो सबसे पहले हम इसका अध्ययन वैश्विक स्तर पर करेंगे। वैश्विक स्तर पर वनस्पति को पढ़ेंगे और वनस्पति के वैश्विक स्तर को पढ़ने के बाद हम क्रमशः फिर उसके देशीय, प्रादेशिक, क्षेत्रीय या जिलेवार जो उसका संभाग है, संभागवाद जो है, उसके अकॉर्डिंग उसका हम अध्ययन करेंगे। जैसे इसकी परिभाषा देखिए, भूगोल
विषय के किसी तथ्य का अध्ययन वैश्विक स्तर पर उसकी व्याख्या करने के पश्चात उसका प्रादेशिक स्तर पर अध्ययन करना क्रमबद्ध या विषय वस्तुगत उपागम कहलाता है। भूगोल विषय के किसी भी एक तथ्य का अध्ययन हम कर रहे हैं तो उसको पहले वैश्विक स्तर पर उसकी व्याख्या करनी है और वैश्विक स्तर पर व्याख्या करने के पश्चात हमें उसको प्रादेशिक स्तर पर उसकी व्याख्या करके या उसका अध्ययन करके जिस उपागम को काम लेते हैं उसके हमें क्रमबद्ध या विषय वस्तुगत उपागम कहते हैं। इस उपागम की खोज हम्बोल्ट महोदय ने 1970 के दशक में की। अतः विषयगत उपागम के जनक हम्बोल्ट को कहा जाता है। विषय वस्तुगत उपागम का जो पूर्ण विकास है वो ए हम्बोल्ट महोदय को जाता है। ये भी जर्मनी विद्वान है, तो इनके द्वारा इस उपागम का वैश्विक स्तर पर प्रसार किया गया। अतः इनको विषय वस्तुगत उपागम का जनक कहा जाता है। इसमें हम उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो विषयवार अध्ययन करते हैं। जैसे मान लीजिए वनस्पति का अध्ययन कर रहे हैं तो वनस्पति का अध्ययन सबसे पहले हम वैश्विक स्तर पर करेंगे। जैसे वनस्पति के प्रकार, उसकी विविधता, वनस्पति का अर्थ, ये जो जितने भी टॉपिक है वनस्पति के उसको हम क्रम से पहले उसके हम अर्थ पढ़ेंगे, फिर उसके परिभाषा पढ़ेंगे, कौन कौन से उदाहरण किस किस प्रकार की परिभाषा दी है, फिर उसके प्रकार पढ़ेंगे, फिर उसकी विविधता को पढ़ेंगे, फिर उसके क्षेत्रीय स्वरूप को पढ़ेंगे। अंत में उसका क्षेत्रीय स्वरूप कैसा है, यानी भारत में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, अमेरिका में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। ये इस प्रकार का जो उपागम होता है उसे हमें विषय वस्तुगत उपागम कहते हैं। और इस उपागम का जो विकास करने वाले थे हम्बोल्ट महोदय थे। अतः इनको विषय वस्तुगत उपागम का जनक कहा जाता है। दूसरा हमारा जो उपागम है वो प्रादेशिक उपागम। प्रादेशिक उपागम भी हम्बोल्ट महोदय के समकालीन भूगोलवेत्ता थे कार्ल रिटर। तो उन कार्ल रिटर के द्वारा
इस उपागम का विकास किया गया। प्रादेशिक उपागम जर्मन विद्वान कार्ल रिटर के द्वारा विकसित किया गया। अतः इन्हें प्रादेशिक उपागम के जनक कहा जाता है। अब प्रादेशिक उपागम क्या है? भूगोल के इन्हीं तत्वों का अध्ययन करते समय तथ्यों को प्रादेशिक या क्षेत्रीय स्वरूप में विभाजित कर अध्ययन करना। प्रादेशिक उपागम कहलाता है। भूगोल के किन्हीं तत्वों का अध्ययन हम करते हैं तो उस तत्वों का पहले हम प्रादेशिक या क्षेत्रीय स्वरूप में विभाजन करते हैं और क्षेत्रीय स्वरूप में विभाजन करने के पश्चात फिर उनका अध्ययन करते हैं। जैसे हमने वनस्पति की बात की, वनस्पति का अध्ययन हम करते हैं तो किसी क्षेत्र विशेष के, जैसे हम राजस्थान की वनस्पति की बात करते हैं तो सबसे पहले हम राजस्थान की वनस्पति का विभाजन करेंगे कि राजस्थान में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है और फिर क्षेत्रीय स्वरूप के आधार पर उनका विभाजन करके उसका अध्ययन करेंगे। इस प्रकार का जो उपागम है वो प्रादेशिक उपागम कहलाता है। तो छात्रों, आपने देखा कि भूगोल के दो मुख्य उपागम हैं। एक विषय वस्तु उपागम जिसका विकास जर्मन भूगोलवेत्ता हम्बोल्ट ने किया था और दूसरा है प्रादेशिक उपागम जिसका विकास कार्ल रिटर के द्वारा किया गया। अगला हमारा जो टॉपिक है भौगोलिक सूचना तंत्र। छात्रों, इस समय आप जानते हैं सैटेलाइट का दौर है, वैज्ञानिक युग है। इस वैज्ञानिक युग में बहुत से नवीन अन्वेषण हो रहे हैं और इन नवीन अन्वेषणों के लिए सबसे जो सुविधाजनक तरीका आप कह सकते हैं वो है GIS, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन जो सिस्टम है। इसके द्वारा यानी भौगोलिक सूचना तंत्र के द्वारा हम विश्व के किसी भी जगह से भौतिक या ज्योग्राफिकल जो सुविधाएं हैं, सूचनाएं हैं, उनको हम संकलन या एकत्रित कर सकते हैं। इस प्रकार की सुविधा को GIS कहा जाता है। जितने जो सैटेलाइट्स हैं, सैटेलाइट्स में इस GIS सिस्टम का उपयोग करके ही हम विश्व में किसी भी जगह के आंकड़ों का, सूचनाओं का संकलन कर पाते हैं। इसे कहते हैं GIS। और दूसरा जो हमारा सिस्टम है उसे कहते हैं वैश्विक स्थितिक तंत्र। वैश्विक स्थितिक तंत्र का प्रयोग आपने भी कहीं न कहीं किया होगा या आपने किसी जो बहुत ही जो महंगी गाड़ियाँ आती हैं उनमें आपने देखा होगा, उनमें GPS सिस्टम लगा होता है। किसी भी जगह के बारे में पता लगाने के लिए इस GPS सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। ये भी इस समय हमारे जो भौतिक भूगोल है या भूगोल है इसके अध्ययन का एक महत्वपूर्ण विषय है। इसे ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कहते हैं, यानी विश्व के किसी भी जगह का पता लगाने के लिए एक सिस्टम लगा होता है, उसे GPS कहा जाता है। तो छात्रों, ये आपका पहला अध्याय यूनिट फर्स्ट का पहला जो अध्याय था
भूगोल एक विषय के रूप में। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो हमारी पृथ्वी के बारे में होगा। ये पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।